सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। किसी बुज़ुर्ग ने एक शख्स को देखा जिसका बाजू कंधे से कटा हुआ था और वो आवाज़ लगा रहा था कि जिसने मुझे देखा वो हरगिज़ किसी पर जुल्म ना करे। बुज़ुर्ग ने उससे माजरा पूछा तो कहने लगा कि मेरा मामला बड़ा अजीबोगरीब है। मैं कुछ बुरे लोगों का साथी था। एक दिन मैंने एक मछेरे से मछली छीनी और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में मछली ने मेरा अंगूठा चबा डाला। जैसे तैसे मैं घर पहुंचा और मछली को एक तरफ डाल दिया। अंगूठे के दर्द और तकलीफ़ की वजह से मैं सारी रात सो ना सका। सुबह हुई, मैं तबीब के पास गया और उसे अपना जो ज़ख्मी हाथ था वो दिखाया। उसने बताया कि अंगूठा काटना पड़ेगा वरना बाद में सारा हाथ काटना पड़ेगा। चुनाचे मैंने अपना अंगूठा कटवा दिया। फिर एक दिन मेरे हाथ पे चोट आई तो पुराना ज़ख्म ताज़ा हो गया और मुझे शदीद तकलीफ़ हो रही थी। मैं दोबारा उसके पास गया तो उसने हाथ काटने का कहा। मैंने हाथ भी कटवा दिया मगर दर्द सारे बाजू में फैल गया। फिर सख्त तकलीफ़ में था कि मुझे चैन ही नहीं आता था। तो फिर पहले कोहनी तक फिर कंधे तक पूरा बाजू कटवाना पड़ा। अब कुछ लोगों ने मुझसे तकलीफ़ शुरू होने का सबब पूछा कि वजह क्या थी, तकलीफ़ ऐसे फैलती कैसे चली गई। तो मैंने उन्हें मछली वाला वाक़या सुनाया। वो कहने लगे कि अगर तुम पहले मरहले में मछली वाले के पास जाकर उससे माफ़ी मांग लेते और उसको राज़ी कर लेते तो शायद तुम्हें यह अज़ाब कटवाने ना पड़ते। अब भी वक्त है, उस शख्स के पास जाओ और उसको राज़ी करो, इससे पहले कि तकलीफ़ पूरे जिस्म में फैल जाए। वो घबरा गया, डर गया और बड़ी मुश्किल से उसने बताया कि मैंने मछेरे को ढूंढ निकाला और माफ़ी मांगने के लिए उसके पाँव में गिर गया। अच्छा, मछेरे ने परेशान होकर पूछा कि तुम कौन हो? मैंने कहा कि मैं वही शख्स हूँ जो तुमसे मछली छीन कर ले गया था। फिर मैंने उसे पूरी तफसील बताकर अपना कटा हुआ बाजू दिखाया तो वो भी रो दिया और कहने लगा कि मेरे भाई, मैंने तुम्हें माफ़ किया। मैंने उसे गवाह बनाकर आइंदा के लिए किसी पर भी जुल्म करने से तौबा कर ली। अब देखें नाज़रीन, इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, क्या नतीजा निकलता है कि किसी पर जुल्म करने से आखिरत में अजाब के साथ बाज़ों का दुनिया में भी जालिम को दर्दनाक सज़ा का सामना करना पड़ता है। दहशत गर्दों, लुटेरों, कत्लो गारत गरी का बाजार करने वालों को बयान करदा हिकायत से इबरत हासिल करनी चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उन्हें अपने अंजाम से हरगिज़ बेखबर नहीं रहना चाहिए कि जब दुनिया में भी कहर की बिजली गिरती है तो जालिम लोग ज़िल्लत की मौत मारे जाते हैं और उनसे हमदर्दी रखने वाला, उनकी मौत पर आंसू बहाने वाला कोई भी नहीं होता। ये तो दुनिया की ज़िल्लत है और आखरत का अज़ाब और रोज़े महशर की रुसवाई और हिसाब व किताब का अंदाज़ा कौन लगा सकता है। जुल्म से मुराद सिर्फ यही नहीं होती कि किसी की आंखें निकाल दी जाएं, किसी के ज़ख्मों पे नमक छिड़का जाए, किसी जिंदा जान के नाखून खींच लिए जाएं या किसी को भूखा प्यासा कैद में रखा जाए, बल्कि किसी का हक मारना, किसी को कहने के बिला वजह तंग करना, किसी का बेसबब खून बहाना, ये भी जुल्म है, जुल्म के ज़ुमरे में आता है। और जालिम कोई भी हो उसका अंजाम बुरा ही होता है, फ़िरौन वाला होता है। फ़िरौन को भी अपनी ताकत पर बड़ा घुमंड था, बड़ा गरूर था, लेकिन दरियाए नील में गर्क हो गया और आज मिस्र के म्यूज़ियम में बतौर इबरत के उसकी लाश रखी गई है जो ता क़यामत दुनिया के लिए इबरत का ज़रिया रहेगी। जैसे कि मैंने आपको कहा, बताया कि किसी का नाहक खून बहाने वाला जो होता है, जो नाहक खून बहाता है, वो सबसे बड़ा जालिम होता है। और सबसे बड़ा जालिम मोदी एक तरफ हिंदुस्तान के मुसलमानों पर तशद्दुद कर रहा है, उनको नाहक कत्ल करवा रहा है, और दूसरी जानिब उसने मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों को अपना असीर बनाया हुआ है। वो मकबूजा कश्मीर के आज़ादी के मतवालों को मौत की नींद सुला रहा है। जन्नत नज़ीर वादी वह मौत रक्स कर रही है। और मोदी है, नरेंद्र मोदी, वो वक्त का बदतरीन फ़िरौन कह लें। वक्त का फ़िरौन नरेंद्र मोदी है और उसका हद से बढ़ता जुल्म अब उसके खात्मे की वजह बनेगा। इसमें मैं बात करूंगी, लेकिन अभी एक और दिल दहला देने वाला जुल्म जिस पे कोई भी मुसलमान आंखें बंद नहीं कर सकता, वो है फ़लस्तीनियों पर बढ़ती इसराइली बर्बरियत। इसराइली फोर्सेस भी मोदी की तरह कम फ़िरौन तो नहीं है, ये भी तो फ़िरौन है। इसराइल की हुकूमत हो या फिर उसकी दहशतगर्द फ़ौज, ये भी फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। और अब तो इन तोड़े जाने वाले जुल्म का किबला अव्वल यानी मस्जिद अक्सा भी गवाह बन गई है। इसराइली पुलिस ने फ़लस्तीनी नौजवानों पर रबड़ की गोलियां चलाईं और शाम के वक्त इफ्तार के बाद मस्जिद अक्सा में इसराइली फ़ौज की शैतानियत की वजह से अफरा तफरी फैल गई।
जिसके बाद इसराइली फ़ौज बिफर गई और उसने मस्जिद अक्सा में वो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलेगी। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ रमज़ान की 27वीं शब में भी मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली फ़ौज ने इबादत करते नमाजियों पर हमला किया। इबादत करते नमाजियों पर सोचे ज़रा, मस्जिद अक्सा के अहाते में इसराइली फ़ौज से शदीद झड़पों में भी सैकड़ों अफराद ज़ख्मी भी हुए और इसराइली फोर्सेस ने मुसलमानों को रमज़ान के महीने में जानते बूझते हुए टारगेट किया। बहुत हौलनाक मनाजिर थे जिसको देखकर हर मुसलमान की रूह कांप उठती है। इसराइली फ़ौज की जानिब से मस्जिद अक्सा में हमले वाले दिन के अगले रोज़ मस्जिद में और भी ज़्यादा नमाजी आ गए। ज़रा सोचिए, और उन्होंने इकट्ठे होकर बेसिकली क्या पैगाम दिया? ये पैगाम दिया कि वो इसराइल के जुल्म के आगे दबने वाले नहीं, वो आएंगे और नमाज पढ़ेंगे। फ़लस्तीनी आप देख लें कि रोज़ आज़ादी की जदोजहद की कीमत अपने खून से चुकाते हैं, जैसे निहत्ते कश्मीरी अपने खून से आज़ादी की जदोजहद को रंग देते हैं। आप इसराइली जाहिरियत के ये ज़रा मनाजिर देखिए, क्लिप चलाइएगा। जी आपने देखा, हर तरफ तबाही, हर तरफ बर्बादी, हर तरफ तबाही और बर्बादी। मस्जिद अक्सा मैदान जंग बन गई है। अच्छा, ये मस्जिद अक्सा को माजी में भी कई बार इसराइली जाहिरियत का सामना करना पड़ा और कई बार इस पर हमले किए गए और मुतादिद बार कब्ज़ा भी जमाया गया। तारीख गवाह है, जब भी मुसलमानों के क़िबला अव्वल की हुर्मत पर हमला हुआ, कुदरत ने हमला आवरों को निशाने इबरत बना दिया। ज़माना कदीम में मैं आपको बताऊं कि एक बदबख्त बादशाह था, बदबख्त बादशाह, जिसने बैतुल मक़दस पर हमला किया, पूरे शहर को आग भी लगाई और उस हमले में मस्जिद अक्सा की इमारत को काफ़ी नुकसान पहुंचा। लेकिन आपको पता है कि उस बदबख्त का अंजाम कितना इबरतनाक हुआ था? उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ है। कहा जाता है कि उसकी शक्ल मस्क हो गई थी। इसलिए मुझे तो यकीन है, बल्कि मेरे ईमान का हिस्सा है कि जालिम इसराइली फोर्सेस भी जल्द अपने अंजाम को पहुंचेंगे और दुनिया इनका अंजाम देखेगी इंशाअल्लाह। जो इन पर अजाब आएगा दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि जुल्म जब हद से बढ़ता है ना तो फिर मिट जाता है। और इस जुल्म पर हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने दौरे सऊदी अरब के आखिरी रोज़ मक्का में OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ से मुलाकात की और तंजीम से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीन की जो संगीन सूरत हाल है इससे निमटने के लिए अपना दुरुस्त किरदार अदा करे। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस्लामी ताउन तंजीम पर ज़ोर दिया है कि दुनिया में ये जो इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात हैं उन पर एक्शन लिया जाए। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ट्वीट भी किया, और ये ज़रा ट्वीट चलाइएगा टीम, आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया। क्या लिखते हैं जी कि इंसानियत के तमाम हदूद और आलमी कवानीन पामाल करते हुए खुसूसन रमज़ान मुबारक के दौरान इसराइली फ़ौजियों के क़िबला अव्वल यानी मस्जिद अक्सा में अहले फ़लस्तीन पर हमले की शदीद मज़म्मत और अहले फ़लस्तीन की हिमायत का इयादा करते हैं। आलमी बिरादरी फ़लस्तीनी अवाम और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी तदबीर करे। अब आप देखें, इमरान खान साहब मुसलसल और बाकायदगी के साथ इस्लामोफोबिया के ये जो बुना गया जाल है ना, इसके बारे में दुनिया का ज़मीर जगा रहे हैं। इस्लाम पर हमले करने वालों के मकरू चेहरों को वो बहुत बहादुरी के साथ एक्सपोज कर रहे हैं, बेनकाब कर रहे हैं, और वो बार बार आलमी बिरादरी को बता रहे हैं कि मकबूजा कश्मीर के अवाम हो या फिर फ़लस्तीन के मजलूम शहरी, उनके जान और माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन क्या कहूँ, अफसोस सद अफसोस कि अक़वाम मुत्तहिदा हो या फिर आलमी हुकूक के ठेकेदार, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। और वो प्लेटफॉर्म्स जिनके ज़रिए जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाती है, बदकिस्मती से कह लें कि उन प्लेटफॉर्म्स पर अजारादारी भी इसराइल की हिमायत करने वालों की। वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि वो इसराइल को कोई नुकसान पहुँचने देंगे? अच्छा, वज़ीर ख़ारजा ने भी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी मस्जिद अक्सा में होने वाले जुल्म पर ट्वीट किया है। अच्छा, उनकी ट्वीट भी ज़रा टीम चलाइएगा, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उन्होंने ये ट्वीट इंग्लिश में की है, अंग्रेज़ी में, तो मैं अपने नाज़रीन की आसानी के लिए ज़रा इसका जो उर्दू में तर्जुमा है ना वो करके आपको सुना देती हूँ कि वो क्या लिखते हैं। कि मस्जिद अक्सा जो कि पहला क़िबला अव्वल भी कहलाता है, उस पर इसराइली फ़ौज की जानिब से हमला शदीद मज़म्मत के लायक है, और रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में इस तरह का हमला इंसानियत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान साबित कदमी के साथ फ़लस्तीन की हिमायत करता रहेगा। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसराइल के हमले के ख़िलाफ़ अपनी राय का कह लें कि खुलकर इजहार किया। इससे खुलकर क्या इजहार हो, और वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हवाले से हमेशा एक वाज़े और कह लें कि ठोस मौक़िफ़ इख्तियार किया है।
और मुझे खुशी है कि अरब लीग ने इस हवाले से एक हंगामी इजलास भी तलब किया। अब वज़ीर ख़ारिजा समझते हैं कि अरब लीग, OIC और मुस्लिम उम्मा को मिलकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, मिलकर, और इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों और मगरबी ममालिक की तवज्जो फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म की जानिब मबजूल करवानी चाहिए। बिल्कुल करवानी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती कह लें कि बदकिस्मती से OIC और मुस्लिम उम्मा ने इस पर कोई खातिर ख्वाह कदम नहीं उठाया। यानी हम इस्लाम मुखालिफ क़ुव्वतों पर दबाव डालने या फिर उन पर कह लें कि बिला वास्ता प्रेशर डालने में ज़्यादा नहीं हो सके, तभी तो फ़लस्तीन हो या कश्मीर, वहाँ जुल्म राज कर रहे हैं। जालिम जो है दंदनाते फिर रहे हैं, किसी का खौफ नहीं है उन्हें, वो जुल्म किए चले जा रहे हैं। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। लेकिन फ़लस्तीन के बहादुर मुसलमान, आज मैं उनको सलाम पेश करूँगी कि वो जो बहादुर मुसलमान हैं फ़लस्तीन के, वो जुल्म से घबराने वाले नहीं हैं। वहाँ का बच्चा बच्चा भी आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है, सब तैयार हैं। ये क्लिप देखिए। देखा आपने कि किस तरह से एक इस्राएली दरिंदा, दरिंदा ही कौन है इसको, दरिंदा आया और उसने नमाज पढ़ते हुए फ़लस्तीनी को लात मारी और मजबूरी में उस नमाजी को नमाज तोड़ना पड़ी। ये दरिंदे अपने दर्दनाक अंजाम से गाफिल हैं, यकीनी तौर पर गाफिल हैं। पहले भी जुल्म को मिटाने के लिए कुदरत ने अबाबील भेजी जिन्होंने जालिमों को कंकरियों से हलाक कर दिया। तो ये तो इसराइली, ये किस खेत की मूली हैं? कुदरत की लाठी बेआवाज़ है, और जिस दिन ये लाठी चल गई उस दिन इसराइलियों और नरेंद्र मोदी जैसे शैतानों का अंजाम देखने के लायक होगा। याद रखिएगा, अब इसराइल में जालिमों के बसेरे हैं, लेकिन इस अंधेरे में भी फ़लस्तीन के मासूम बच्चों के दिलों में उम्मीद के दिए जले हुए हैं। आपने नन्ही बच्ची का क्लिप देखा, सुना आपने, देखा उसका जज्बा, जिसमें उसका जुल्म के खिलाफ जज्बा देखने से ताल्लुक़ रखता है। क्या कह रही है वो कि इसराइली चूहे हैं और हम शेर हैं। इसराइली ज़बरदस्ती हमारे इलाके पर काबिज़ हैं, जिनके दिलों में ज़रा भी रहम नहीं है। ये बुज़दिल लोग औरतों और बच्चों का खून बहा रहे हैं। खुदा की कसम, हम फ़लस्तीन आज़ाद करा के दम देंगे, और हम इन जालिमों से आज़ादी हासिल करने के बाद अगर अल्लाह ने चाहा तो इसी मस्जिद अक्सा में खुदा का शुक्र अदा करेंगे। हम इसराइलियों को निकाल कर यहाँ से फ़लस्तीन को आज़ाद करेंगे अगर अल्लाह ने चाहा। अब आप देखें कि इस छोटी बच्ची को कोई गोली, कोई धमाका खौफज़दा नहीं कर सका। अब तो फ़लस्तीन का बच्चा बच्चा भी अपने लबों पे कहने की यही कलमा सजाए बैठा है कि लेकर रहेंगे आज़ादी, मिटा के रहेंगे फसादी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने भी फ़लस्तीनी नौजवानों पर मस्जिद अक्सा में रबड़ की गोलियां फायर करने पर और इन हमलों पर और तशद्दुद पर इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दे दी है। क्या कहना है जी उनका, तुर्क सदर का? वो कहते हैं कि जी अंकारा ने इस वाक़े पर आलमी इदारों को झिंझोड़ना है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो इन जालिमाना वाक़यात पर खामोश हैं वो पार्टी हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने, जो इन वाक़यात पर खामोश हैं वो पार्टी हैं। यहाँ मुझे एक शेर याद आया, क्यों जुल्म पे चुप कर जाते हो, क्यों जुल्म पे चुप कर जाते हो, एक जुल्म तो खुद कर जाते हो। खामोश होना भी जुल्म है। यानी आप बोल सकते हैं, आपके पास अगर ताकत है, आप आवाज़ उठा सकते हैं, आप इस काबिल हैं, इस लायक हैं, और आप खामोश हैं, तो आप भी जालिम हैं। और बतौर मुसलमान सारे इस्लामी ममालिक पर फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है, ये आप पे फ़र्ज़ है कि इसराइल के जुल्म को रोकें। और जो इसराइल दहशतगर्द रियासत है बिलाशुबा, जो बेरहमी गैर इखलाकी तौर पर बैतुल मक़दस में मुसलमानों पर हमला आवर है। इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है जिसको किसी तौर पर भी तस्लीम नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। प्राइम मिनिस्टर साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। अच्छा नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान जस्दे वाहिद की हैसियत रखते हैं, यानी जिस्म के एक हिस्से में अगर तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है। और यही उम्मत वाहिद का तसव्वुर है। दुनिया के आखिरी कोने में बसने वाले मुसलमान को कश्मीर और फ़लस्तीन में होने वाली बर्बरियत पर यकीनन तकलीफ़ और दर्द महसूस होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कुछ मुस्लिम ममालिक ने कह लें कि अपने मुफाद या दबाव में आकर इसराइल को तस्लीम कर ली। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐसे किसी भी मज़मूम काम का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है और अवाम पे वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर पकायम है, और जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीन को उसका हक़ नहीं दिया जाता तब तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। अच्छा, कायदे आज़म ने फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े को मद्देनज़र रखते हुए अरबों को मुखातिब करते हुए क्या फ़रमाया था, सुनिएगा ज़रा।
कहते हैं कि जी अपने हकूक के लिए डट जाएं और खबरदार एक यहूदी को भी फ़लस्तीन में दाखिल ना होने दें। ये उम्मत के कल्ब में खंजर घुसाया गया। ये एक नाजायज़ रियासत है जिसे पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कह लें कि वो वाहिद लीडर हैं जो कायदे आज़म के बनाए गए उसूलों पर अमल करने की कोशिश करते हैं। ज़बानी कलामी नहीं कहते, अमल करते हैं, प्रैक्टिकली साबित करते हैं कि वो अमल करने की कोशिश करते हैं उसूलों पर। माजी में हुक्मरानों ने इसराइल के मामले को नॉर्मल करने के लिए, याद है आपको, सिफारती सतह पे कोशिशें की थी और कायदे आज़म के इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ को नज़रअंदाज किया था। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस मामले पर कह लें कि कायदे आज़म के फरमान से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कायदे आज़म बरे सगीर के मुसलमानों के हकूक़ की जंग लड़ रहे थे और उनको फ़लस्तीन के मुसलमानों के दुखों का भी कह लें कि बाखूबी अंदाज़ा था और इसीलिए कायदे आज़म ने इसराइल को तस्लीम करने से साफ साफ इनकार किया था। अब कह लें कि कायदे आज़म की दूर अंदेशी थी। अगर उस वक्त या अब इसराइल को तस्लीम कर लिया जाता तो कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या कमज़ोर ना पड़ जाता? बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता और यह हमें किसी भी सूरत कबूल नहीं होता। और ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, ये भी जानते हैं कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों का खून बहाया है, उन पर ज़िंदगी तंग करके रख दी, लिहाजा इसराइल को किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। बल्कि ये जो जालिम और इसके कभी भी कोई कबूल कर सकता है, जो इंसानियत का दर्द रखता है वो कबूल नहीं कर सकता। जैसे कि नरेंद्र मोदी किसी फ़िरौन से कम नहीं। इस वक्त अगर कोई फ़िरौन होगा ना, ये फ़िरौन ही है जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी भी एक फ़िरौन है, इस वक्त का फ़िरौन है और इसकी फ़िरौनियत का इंतकाम कुदरत उससे लेने भी लगी है। शायद उसको एहसास हो जाए कि जो हो रहा है ये कुदरत उससे इंतकाम ले रही है। जो बोया था उसने आज वो काट रहा है। भारत में आपने देखा कि कोरोना ने अवाम का बाकायदा रोना निकाल दिया है। जालिम मोदी अब खुद अपनी ही ज़बानी कह लें कि अपने जराइम का इकरार कर रहा है, यानी उसको किसी हद तक शायद एहसास हुआ कभी भारत में सब अच्छा है का ड्रामा भी करता है। इसलिए मैंने कहा कि शायद किसी हद तक एहसास हुआ, पूरी तरह से नहीं हुआ। चलाइएगा ज़रा मोदी का क्लिप। इसे अभी भी सब अच्छा और सब चंगा दिखाई दे रहा है और इसका जो जुल्म है ना वो अब मज़ीद नहीं चलेगा, क्योंकि जालिम को मिटाकर ही कुदरत का असल निज़ाम चलेगा। नरेंद्र मोदी और इसराइल अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मकबूजा बैतुल मक़दस में किबला अव्वल मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज का जो तशद्दुद है वो जारी है। काबिज़ फ़ौज से झड़पों में तरावी अदा करने वाले 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने माह मुक़द्दस के दौरान मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत भी की है और आलमी बिरादरी और मुस्लिम उम्मत से फ़लस्तीनियों और उनके जायज़ हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का मुतालबा भी किया है। इस्लामी ताउन तंज़ीम OIC को दुनिया में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए वाक़यात पर एक्शन लेना होगा और इसी हवाले से वज़ीर आज़म ने दौरे सऊदी अरब के आखिरी रोज़ मक्का में OIC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ से मुलाकात की और तंजीम से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीन की ये जो संगीन सूरत हाल से निमटने के लिए अपना दुरुस्त किरदार अदा करे। अब दूसरी जानिब ईरान ने अवामी सतह पर पहली मरतबा अपने रिवायती हरीफ सऊदीया से बातचीत की तस्दीक कर दी है और ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा का कहना है कि हम दोनों ममालिक के दरमियान मौजूदा मसाइल के हल का खैर मकदम करते हैं और हम इस सिलसिले में हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अच्छा, सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल का कहना है कि पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। अब ये बात हकीकत है नाज़रीन कि अमेरिका में जो बाइडन के सदर मुंतखब होने के बाद मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं उनके दरमियान सिफारती ताल्लुकात में आप कह सकते हैं कि बेहतरी आ रही है। अब ये जो बदलती सूरत हाल है इस पर खुलकर बात करेंगे। मेरे साथ दो मौजूद मेहमान मौजूद के मोहताज नहीं, साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जमील साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो इस्लामोफोबिया के हवाले से OIC का किरदार है यकीनी तौर पे बहुत अहमियत का हामिल है। आलमी बिरादरी के दरमियान इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए डायलॉग की ज़रूरत है और पाकिस्तान का किरदार तो आप देख रहे हैं कि जी इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर रहा है। इस हवाले से जो दूसरे इस्लामी ममालिक है जमील साहब, वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं और जो कर सकते हैं क्या वो कर रहे हैं या उससे बहुत कम कर रहे हैं? नहीं, मुख्तसरन बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 57 ममालिक का ये ब्लॉक है, इस्लामिक ब्लॉक है OIC का,
और इसके चार्टर में बड़ी मजबूती के साथ बहुत सारे ऐसे अंसर शामिल हैं जिसके तहत अक़वाम मुत्तहिदा पे जोर डाला जा सकता है। न सिर्फ वो, बल्कि अगर ये 57 ममालिक मिलकर अगर बाइकआउट करना शुरू कर दें, इकोनॉमिक बाइकआउट करना शुरू कर दें उन ममालिक का जो कि ज्यादतियाँ कर रहे हैं इस्लामोफोबिया के लिहाज से भी, जो लोग सही तो उनका जिनका रुख सही नहीं है और जो इस सिलसिले में मुब्तला हैं, तो उनके लिए ये इतना बड़ा प्रेशर हो सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा कर नहीं रहे हैं, इसलिए कि इस्लामिक ममालिक में जो अथॉरिटेरियन ममालिक हैं ख़ास तौर पर, उनमें हिकमत अमली वो अपने रूलिंग, अपने बादशाहत और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हिकमत अमली इस्तेमाल होती रही है। और यही वजह है कि न फ़लस्तीन का मसला हल हो सका है, सबसे बड़ा जो सबसे लॉन्ग आउटस्टैंडिंग दो ही मसाइल हैं, और न कश्मीर का मसला हल हो सका है। अगर ये ममालिक आपस में यकजा होके, जिस तरह के बाकी यूरोपियन यूनियन है, जिस तरह की अफ्रीकन यूनियन है, जिस तरह के बाकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को अक़वाम मुत्तहिदा की यानी इंटरनेशनल क़वानीन का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और वो चैप्टर 8 के तहत रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं और उनकी अगर कोई रेजोल्यूशन है, अगर वो चाहें तो रेजोल्यूशन को ला सकते। मिसाल के तौर पर मंडे के दिन जिस तरह मस्जिद अक़सा में इजराइल ने जुल्म बर्बरियत और जुल्म तादी की है और जिस तरीके से वहाँ 300 अफराद को मस्जिद में जख्मी किया गया है और कुछ अस्पतालों में सीरियस पड़े हुए हैं। ट्यूनीशिया जो कि मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर, उसने मूव की है रेजोल्यूशन, तो फकत उसको इन कैमरा सिर्फ कंसल्टेशन की एक मीटिंग कॉल की है, जिस तरह कश्मीर के मामले में उन्होंने की थी। तो मेरा मकसद, मैं सिर्फ आपके इस बयानिए से ही मैं अपनी बात जोड़ते हुए ये कह रहा हूँ कि जवाब है कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। बासवाए टर्की के जो तैयब एर्दोगान है या हमारे प्राइम मिनिस्टर इसमें काफ़ी बोल रहे हैं, तैयब एर्दोगान ने तो ये कह दिया है फ़लस्तीन के हवाले से कि जो मस्जिद अक़सा पे जिस तरह के ये अलगार कर रहे हैं, अगर ये कामयाब हो गए यहूदी, तो वो उसके बाद मक्के पे, मदीने पर आएंगे, मक्के पर आएंगे, इस्लामाबाद पर जाएंगे, टर्की पर जाएंगे। वो अपनी तकरीर में तैयब एर्दोगान कह चुके हैं ये, तो वो उस हद तक जाते हैं। लेकिन बात यह है कि तकरीर से आगे जाना होगा। मैं टर्की से भी ये एक्सपेक्ट करूंगा कि वो सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल असेंबली के करारदाद के लिए या अपने इजलास कॉल करवाने के लिए अपना किरदार। ठीक, ये मुझे डॉक्टर साहब की आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है जी, मैं ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने जमील साहब को सुना। ब्रिगेड साहब, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने तो आपने देखा है कि खुलकर इस्लामोफोबिया के हवाले से आवाज़ उठाई है और OIC की जानिब से जो ठोस रद्द अमल है उसकी अहमियत पर जोर भी दिया है। ये जो OIC है ये क्या रोल प्ले कर सकती है? और मुझे समझ नहीं आती है कि हम आवाज़ उठाएँ और हम किसी को भी, किसी भी इस्लामी मुल्क को एहसास दिलाएँ कि जी आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है या हम जोर दें, तो उनको खुद नज़र नहीं आता। हम किसी को एहसास दिलाएं, कोई किसी को एहसास दिलाए। डॉक्टर फिजा, आपने जो चीज़ें आज की तारीख की जो चीज़ की आप बात करें वो आज की तारीख से रिलेटेड तो नहीं। अब जब हम पाक मुसलमानों के इश्यूज़ के हिसाब से या इस्लामोफोबिया के हिसाब से या मुसलमान ममालिक की तबाही, जिसका सबसे बड़ा जिम्मेदार दुनिया में अमेरिका है, जिस तरह उसने की और जिस तरह रिसेंट पास्ट में की, इराक को तबाह किया, सीरिया को तबाह किया, अफगानिस्तान के अंदर जो तबाह बर्बादी की और वहाँ पे शिकस्त खाके भी निकल रहे हैं, तो इन तमाम अदवार में जब ये इस्लामी ममालिक के साथ ये चीज़ें हो रही थी और आज ये साबित हो गया, तारीख ने साबित, कुछ स्टांस अमेरिकन गवर्नमेंट ने या वेस्टर्न कंट्रीज ने लिया था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या इराक के हिसाब से या सीरिया के हिसाब से केमिकल गैस का, वो तमाम के तमाम गलत था। आज अमेरिका के अंदर ट्रंप की आवाज़ उठी कि इराक के अमेरिका ने झूठ बोला दुनिया से, बरतानिया के अंदर आवाज़ उठी कि टोनी ब्लेयर ने झूठ बोला दुनिया से, तो उनके ऊपर तो वॉर क्राइम्स के तहत मुकदमा चलने की डिमांड करनी चाहिए थी कि इतने लोगों को। लेकिन बात यह है कि जब आप खुद ही पैसिव रहे, चाहे वो इस्लामिक उम्मा हो, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज का, क्या हमारे मुल्क से इस्लामोफोबिया की कभी आवाज़ उठी इससे पहले? इस हुकूमत ने या इमरान खान ने कम से कम यूएनओ में जाके इस्लामोफोबिया का जिक्र तो किया, लेकिन वो जिक्र जो है एक मुल्क की तरफ से होगा तो उसका तो कोई असर नहीं होगा। टर्की उसके ऊपर बहुत इफेक्टिवली बातचीत करता रहा है, इसीलिए ये फिर हिम्मत बढ़ती है। और इजराइल तो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। इजराइल की फौज से बड़ी गंदी, जलील और कमीनी फौज दुनिया के अंदर नहीं है जो निहत्ते फलस्तीनियों को मानती है।
तमाम इंटरनेशनल चार्टर्स के खिलाफ। आपको पता है कि आप 8-10 साल से कम उम्र के बच्चों को जेलों में नहीं रख सकते, ये इंटरनेशनल चार्टर कहता है। आप उनको कंफाइनमेंट में नहीं रख सकते, आप उनको बड़े कैदियों के साथ नहीं रखते। इसराइल जैसे गंदे और जलील मुल्क ने आज भी 157 बच्चे हैं जो उनकी कैद के अंदर मौजूद हैं। तो वो पैलेस्टाइन के यानी इसराइल ने वेपन जब डेवलप किए, क्लस्टर्स बॉम्ब डेवलप किए, टेक्निकल किस्म के वेपन बॉम्ब्स डेवलप किए, तो उसका उन्होंने लाइव टेस्टिंग की पैलेस्टीनियंस के ऊपर। आपको याद है एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था गाजा के ऊपर, जहां पे वो क्लस्टर बम ऊपर आके फटा, तो उसके तमाम के तमाम उसके इफेक्ट जो है, उसकी जो चीजें वो तमाम मुख्तलिफ घरों के अंदर, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के अंदर, मुख्तलिफ इमारतों के, और वहां कितनी डेथ्स हुई थी। तो उस वक्त कोई मुसलमान वाले बोला, बल्कि आज तो बिल्कुल जो इक्वेशन है वो रिवर्स हो चुकी है। और रिवर्स इस तरह हो चुकी है कि आज तो इजराइल के साथ ताल्लुकात है मुसलमान ममालिक को, और उसका इंटरेस्ट क्या है? उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है बुनियादी तौर पे। वीजा फ्री सर्विसेज आपने दी है। तो अब अगर हम ये उम्मीद करें या सोचें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो बेसिकली ड्राइव होती है अरब कंट्रीज या अपना जो 57 ममालिक का जितना उन्होंने जिक्र किया, पाकिस्तान इज वन पार्ट ऑफ इट, वो तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री तो वो है जहाँ पे जब कश्मीर की बात हो रही होती है तो कश्मीर को डिबेट करने के बजाय वो इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट करने थे। ये तो ड्यूबियस रोल है आपकी ओआईसी का। तो ओआईसी से आप क्या एक्सपेक्ट करती है? इट्स अ डेड हॉर्स, उसने कुछ नहीं करना, उससे कोई तवक्को नहीं है। किसी किस्म की कोई तवक्को आप ना करें कि वहां से कोई स्टेटमेंट आएगी या कोई बयान आएगा या कोई। भाई किस तरह प्रेशराइज करेंगे जब आप इजराइल को वीजा फ्री सर्विसेज दे रहे हैं? तो वीजा फ्री सर्विसेज का मतलब देने का मतलब यह है कि आप इजराइल को लाइसेंस दे रहे हैं कि गो एंड किल एज मेनी एज पैलेस्टीनियंस एज यू कैन। आप इजराइल को एक लाइसेंस दे रहे हैं कि जाके मारो। उससे तो उसके बजाय बल्कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा जिस किस्म की चीजें नहीं चलेगी, और पैलेस्टाइन के ये जो अटैक हुआ है इसके ऊपर उन्होंने उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भी यूज किए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी यहाँ इसके अंदर यहाँ पे 2 स्टेट सोल्यूशन जो निगेट कर सका था ट्रंप, उस तरह हम आगे मूव करेंगे, और आने वाले दिनों में इजराइल को भी और गालबन वो पैलेस्टाइन के साथ भी बातचीत करेंगे। लेकिन ये वहां से तो ये स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। अब आप देखिए ना, ये कोई किसी से पूछे, चले आप तमाम इंटरनेशनल कानून को छोड़ दे, साइड पर रख दे, जो मजहब है, इवन जो यहूदियों को जो मजहब है, अगर आप यहूदियत को भी देख लें तो यहूदियत क्या डिमांड करती है? यहूदियत भी जो है, या यहूदी रिलीजन या ज्यूज के जो वो ये कहता है कि किसी मजहब के ऊपर या किसी मजहबी मुकामात के ऊपर या किसी मजहबी प्रैक्टिसेस के ऊपर लोगों को निशाना ना बनाओ। अब अपना ये तो हिंदुओं का भी ये रिलीजन कहता है, क्रिश्चियनिटी भी ये कहती है, मुसलमान भी ये कहते हैं कि जब कोई चर्च में इबादत कर रहा है या कोई मंदिर में इबादत कर रहा है तो उनको इबादत करने दें, उनको उस वक्त टारगेट। ये तो इससे बड़ी दहशतगर्दी, बदतरीन दहशतगर्दी हो ही नहीं सकती ना, जिसके ऊपर आप क्या करें? आप मातम कर सकते हैं इसके ऊपर, और मुसलमान ममालिक की जो हालत है उसका मातम कर सकते हैं कि आप इतने अपने नशे में डूबे हुए हैं, दौलत के नशे में डूबे हुए हैं, ताकत के नशे में डूबे हुए हैं, बादशाहत के नशों में डूबे हुए हैं कि मुसलमानों का तो ख्याल ही नहीं है मुसलमानों की किसी चीज का, या पैलेस्टाइन या कश्मीर से रिलेट जब आप इन चीजों को करें, ये कि तो किसी अंदर ये ना तो इखलाकी जरूरत है, ना ये आपके अंदर वो जो आपका जो पोस्चर है उसके अंदर इतनी जरूरत आप कर रहे हैं कि जाके कम से कम इजराइल से बात तो करें। अगर आपने वीजा फ्री सर्विसेज दी है तो उनसे डिमांड तो करें कि भाई हम आपकी अकोमोडेट कर रहे हैं, तो आप हमारे ही भाइयों को मार रहे हैं, आप हमारे ही पैलेस्टीनियों को मार, लेकिन हमारे जमीर मुर्दा हो चुके, बिल्कुल एब्सोल्युटली डेड बिकॉज ऑफ द मनी, डेड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक। जहां भी बात होती है वो कहते हैं जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा जी वो ड्राइव करते हैं फॉरेन पॉलिसी को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ड्राइव करते हैं इंटरनल पॉलिसी को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ड्राइव करते हैं आपकी बाकी सोशल पॉलिसीज को। तो जब ये हाल हो जाएगा तो वो तो नमाज पढ़ते हुए पैलेस्टीनियों को मारेंगे, घर जाके पैलेस्टीनियों को मारते हैं, गाजा में मारते हैं, जॉर्डन वैली में मारते हैं, ईस्ट जेरूशलम में मारते हैं। आपने देखा एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स उठा के पढ़े कि कितने हाउसेज हैं, कितने घर हैं जो उन्होंने तबाह कर दिए पिछले दिनों भी उन्होंने 22। ठीक है। अच्छा बिल्कुल साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापसी पे गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। जमील अहमद खान साहब और ब्रिगेडियर गजनफर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जमील साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, ब्रेक से पहले ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे। अच्छा जमील साहब, ये बात हकीकत है कि जी अमेरिका में जो बाइडन के सदर मुंतखब होने के बाद ये जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं उनके दरमियान जो सिफारती ताल्लुकात हैं उनमें किसी हद तक बेहतरी आ रही है। इस बेहतरी के पीछे जो अगर मैं कहूँ असल एक जो वजह है, बड़ी वजह, वो आपको क्या नज़र आती है? सबसे बड़ी वजह ये है कि जो बाइडन ने आने के बाद, क्योंकि 15 साल से ज़्यादा उन्होंने जब सेनेटर थे तो 15 साल से ज़्यादा वो चेयरमैन रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के, फॉरेन कमेटी के, तो उससे उन्हें काफ़ी अंदाज़ा है। और अब उन्हें जो मखदूश हालत है इकोनॉमी की अमेरिका में, तो उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी को थोड़ी सी रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसमें सबसे बड़ी अव्वलियत जो वो दे रहे हैं कि अपने आप के जो उनके ज़राए जो है, उनके जो रिसोर्सेज ड्रेन हो रहे हैं, यानी पैसे जो ज़ाया हो रहे हैं, आपको पता है तकरीबन $4 ट्रिलियन के करीब वो खर्च कर चुके हैं लड़ाई झगड़े में, तो वो उसको बचा के अपने मुल्क पे लगाना चाहते हैं। और क्यों लगाना चाहते हैं? उसको रीसेट इसलिए कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में वो चाहते हैं कि अब ऐसी फिजा क्रिएट हो कि जिसमें अमेरिकन की एक डिप्लोमेटिक अच्छी साख दोबारा बन जाए, जैसे किस ज़माने में हुआ करती थी। और ये जी जमील साहब, मेरे ख्याल से उनकी आवाज़ दोबारा नहीं आ रही है। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये सवाल अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर कि क्या वजह आपको नज़र आती है जो सफारती ताल्लुकात में बेहतरी नज़र आ रही है मशरिक़ वस्ता के ममालिक के दरमियान? कुछ चीज़ें तो ट्रम्प कर गया था जो गालिबन जो बाइडन भी चाहेंगे। बात कर रहे हैं आपस में, टर्की और इजिप्ट ने अपने डायलॉग शुरू कर दिए, जो कि पहले उनके ताल्लुकात ख़राब थे। इसी तरह बाकी तमाम ममालिक ने आपस में बात करना शुरू कर दिया है। इब्राहिम अकॉर्ड के बाद आप देखें कि यूएई, ठीक है जमील साहब यूएस की आवाज़ आ रही है, जी जी इस्तेमाल कर रहा है जी। इसी तरीके से ईरान और जिस तरह सऊदी अरेबिया में बात शुरू हुई है, ये अमेरिका में जो बाइडन के आने के बाद शुरू हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मिडिल ईस्ट में जो पहले ये पॉलिसी थी कि आपस में लड़ा के इनको अपना काम निकालो, अब उन्होंने एक चौधरी बैठा दिया है मिडिल ईस्ट में, जो कि इजराइल है। इब्राहिम अकॉर्ड के बाद, यानी कि यूएई में ने जब उसको रिकॉग्नाइज कर लिया और बाकी 4 कंट्रीज ने, तो अब वो चौधरी बैठ गया है। अगर कोई बात हुई तो अमेरिका उनके जरिए काम ले लेगा। दूसरी बात ये है कि सऊदी अरब के एटीट्यूड में तब्दीली इसलिए आई है कि जब उनके ऑयल इंस्टॉलेशन पर एक बहुत सोफिस्टिकेटेड हमला हुआ था 19 में, तो ट्रंप ने जवाबी हमले के तौर पर कोई ईरान को सरगर्दनिश नहीं कर सका था। और ईरान की ताकत का अंदाजा हो गया था सऊदी अरब को, और सऊदी अरब समझता था कि क्योंकि उनके सिक्योरिटी के पैक्ट हुआ है अमेरिका के साथ, तो वो उनको बचाएगा। अब उनको पता है कि ऐसी सूरत हाल भी कम होती जा रही है, तो उस सूरत में उन्होंने सोचा कि अच्छा है कि वो कर ले इनसे मामलात अपने बेहतर। और ईरान ने भी ये इंदिया दिया है। दरअसल ये जनवरी से उनके सीक्रेट टॉक चल रहे थे। ईरान ने भी ये इंदिया दिया है कि हम हौतीस पे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हुए आपकी इस जंग को भी हम खत्म करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सऊदी अरब को जो एक तशवीश थी अपने तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, उसमें ईरान भी यकीन दिला रहा है कि हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा। तो उस लिहाज से, और ईरान की एक बहुत बड़ी जो खासतौर पे ऑयल प्रोडक्शन वाले उनके इलाके हैं सऊदी अरब के, उसमें अहले तशी हजरात बड़े हैं और उनका इन्फ्लुएंस है ईरान का। तो ये जब सारी चीजें पैचअप होना शुरू हो जाएंगी, तो इसमें आप देखें कि पाकिस्तान का कितना बेहतरीन इसमें अब और मंजरनामे पर उभरता हुआ एक सीन में रोल नजर आ रहा है। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ठीक है जी, जमील साहब आपका मौक़िफ़ है। ब्रिगेडियर साहब, ये एक और सवाल कि अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करने की जो पेशकश की है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की हरकतों से वाकिफ़ हैं, नापाक हरकतों से वो बिल्कुल बाज नहीं आ रहा है। अब ऐसे में क्या पाक भारत अमन मुज़ाकरात मुमकिन होते हुए नज़र आ रहे हैं? दरमियान में कोई भी आ जाए, कोई भी किरदार अदा करने की पेशकश कर दे, किरदार अदा भी कर दे, जब नरेंद्र मोदी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, तो कैसे मुज़ाकरात होंगे, कैसे अमन आएगा? इंडिया के अंदर जो लीडरशिप है, वो बाहर के जो ममालिक के साथ जो उनका रवैया हो वो तो एक सोची समझी चीज़ है। पाकिस्तान के साथ उनका जो दहशतगर्दाना एटीट्यूड रहा है और रहेगा, वो भी उसके भी इंडिकेट, उसको भी कोई हैरत की बात नहीं। लेकिन आप देखिए कि वो अपने मुल्क के अंदर लोगों को किस तरह मार रहा है, और उसके ऊपर मुल्क के अंदर जिस तरह आवाज़ें उठ रही हैं,
और इवन इलेक्शन जो पोस्टपोन नहीं किए हैं, वो कुंभ का जो मेला हुआ, अब तो ये उनके लोग कह रहे हैं ना कि आप सत्ता के लिए इतने पागल हो गए हैं कि उसकी वजह से आप अपने लोगों को मरवा रहे हैं। और वहां लोग जिस तरह महाराष्ट्र में योगी के अंदर या बाकी जगहों पे लोग फुटपाथों पे मर रहे हैं, सड़कों पे मर रहे हैं। एक अड्डी वो अपनी गुड़गांव में एक चली थी, वीडियो चली थी, जहां डॉक्टर और नर्सेज जो है वो आईसीयू छोड़ के भाग गए और वहां पे 25 लाशें पड़ी नजर आ रही थी। लोग पुलिस से कह रहे थे आपने डॉक्टरों को रोका क्यों नहीं? तो ये स्टेट है, एक कैटास्ट्रॉफी, एक मेडिकल मतलब डाउनफॉल इंडिया के अंदर आपको नजर आ रहा है, मेडिकल क्राइसिस है। और वो तमाम जनरेटेड किया हुआ है नरेंद्र मोदी का बजाते खुद। टाइम ने इस दफा जो अपनी तस्वीर लगाई है कवर पेज पे, उसके ऊपर उसने क्या लिखा है? मोदी की तस्वीर ने कहा कि नीचे लिखा है सुपर स्प्रेडर। तो मतलब ये कि जो शख्स अपने मुल्क के लोगों से संजीदा नहीं है, अपने मुल्क के लोगों से सिंसियर नहीं है, और उसके मुल्क के लोग कह रहे हैं कि इसके बाप का पता नहीं और माँ के मरने पे ये आया नहीं था, तो इस किस्म के गंदी लीडरशिप से आप किस तरह की तवक्को करती है कि वो पाकिस्तान का मुज़ाकरात करें? मुझे तो कोई मुज़ाकरात का चांस नहीं रहा, चाहे सऊदी अरब का है, चाहे अमेरिका का है, जो मर्जी। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया और इनिशिएटिव आपको नजर आया। हमने पहले भी कहा, हालांकि बड़ी गलत स्टेटमेंट थी कि वो एक कदम आगे चले तो हम दो चलेंगे। क्यों हम दो चलेंगे भाई? हम तो इंडिया का खाते हैं कि हम दो क्यों चलेंगे? यानी अगर अब इंडिया एक कदम लेगा तो हमारा मास्टर लगा हुआ है, अपनी मुल्क को तो संभाला नहीं जा रहा, किसान बैठे हुए दिल्ली में कोरोना से लोग मर। तो कहने का मतलब सऊदी अरब एक रोल प्ले कर सकता है अगर सिंसियरिटी से रोल प्ले करे, लेकिन वो रोल इस तरह प्ले नहीं होगा कि आप वहाँ पे जहाँ पे रिलायंस के जरिए ऑक्सीजन गैस भी सप्लाई करते रहे, उसके बाद मेड इन इंडिया रखते रहे, उसके बाद आप वहाँ $multi-billion के प्रोजेक्ट। हाँ, अगर आप सऊदी अरब ने रोल प्ले करा, जिसको प्ले करना पड़ेगा। अब वो चीजें जो है, हालात बदलते जा रहे हैं, तब्दील होते जा रहे हैं हालात। इंडिया किसी मुल्क के साथ सिंसियर नहीं हो सकता। वो सिर्फ अपनी, उनकी हमेशा से आपने देखा, उनकी हमेशा से एक दोगली पॉलिसी रही है, एक उनके अंदर अपने हिपोक्रेटिक डिप्लोमेसी वो करते हैं। तो अगर वो चाहे और संजीदगी से करे तो हल निकले ना निकले, ये अलग हल निकलना इस तरह तो नजर नहीं आता जब तक यूनाइटेड नेशन अपना रोल प्ले नहीं करती है। और इंशाल्लाह यूनाइटेड नेशन रोल ना भी प्ले करे, कश्मीर की मूवमेंट को लेके आगे कश्मीर काफी है। आज जो वहाँ पे आजादी राय की तहरीक चल रही है, वो कश्मीर के अंदर से जनरेट हुई है। वो 4 साल का बच्चा, उसके अंदर भी वो अब इनकलकेट हो गई है। तो इंडिया ये समझता है कि वहाँ वो आएगा नहीं, लेकिन अगर इस किस्म के ममालिक को रोल प्ले करना चाहे तो फिर उनको इस चीजों को, इंडिया को प्रेशराइज करना पड़ेगा, और उसके लिए उनको सिक्वीज करना पड़ेगा इंडिया को डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली। जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर भी ठीक होते ना बातचीत। चलें जी, मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब और डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए तो इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।